नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए के वीकेंड स्पेशल में हम आपको हफ्ते की बड़ी खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। आज हम आपके लिए भारत के 2 बॉर्डर्स यानी 2 सीमाओं का डीएनए टेस्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि बॉर्डर की हालत देखकर पड़ोसी देशों की नीयत का पता कैसे चलता है। ये बॉर्डर के जरिए पड़ोसी देश की माइंड रीडिंग करने वाला फॉर्मूला है। हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच LOC एक लाइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी विवादों की रेखा क्यों बन गई और भारत और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर लाइन ऑफ फ्रेंडशिप कैसे बन गया। भारत के इन 2 पड़ोसियों के साथ लगी सीमाओं के बीच इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों है। आमतौर पर बॉर्डर की बात एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठकर की जाती है, लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर यकीन रखते हैं और इसीलिए आज मैं आपको भारत और बांग्लादेश की सीमा पर लेकर चलूंगा। और आज आप जो तस्वीरें देखेंगे उन्हें देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि भारत के 2 पड़ोसियों यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के डीएनए में इतना बड़ा फर्क कैसे है। यह जी न्यूज की बॉर्डर डायरी है जिसमें हमारी टीम ने रिपोर्टिंग के दौरान अपने अनुभव लिखे हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति शिफ्ट खत्म होने के बाद भी ऑफिस में रुका रहता है वो बहुत मेहनती है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। अगर आप दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और अपने ऑफिस में काम के तनाव के बीच बार बार ओवरटाइम करने के आदी हैं, तो आपको हमारा ये सेहतमंद विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए, आपके बहुत काम आएगा। और आज हम आपको अमेरिका की राजनीति से जुड़ा एक और विश्लेषण दिखाएंगे। इस विश्लेषण का आधार अमेरिका में हुई दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट है। इस डीएनए टेस्ट के द्वारा हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे कि क्या भारत में चुनावी रैलियों का सॉफ्टवेयर अब आउटडेटेड हो चुका है और क्या भारत में लोग अपनी मर्जी से नेताओं की रैलियों में जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भारत में हमारे नेता जनता के साथ वन वे ट्रैफिक वाले अंदाज में संवाद क्यों करते हैं। सवाल यह भी है कि क्या भारत की जनता कभी चुनावों से पहले अपने नेताओं से सीधे सवाल कर पाएगी। आज हम इस संभावना की तलाश करने वाला एक गहरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। वाराणसी में आज एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में 24 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जय गुरुदेव सभा नाम की संस्था ने एक धार्मिक समागम का आयोजन किया था। इसमें शामिल लोग वाराणसी में गंगा नदी पर बने राजघाट पुल से गुजर रहे थे, तभी अफवाह की वजह से भगदड़ मची। स्थानीय प्रशासन ने आयोजकों पर उंगली उठाई है। वापस 100-200 आदमी 150 आदमी का पड़ गया, घायल हो गया, 15-20 तो मर गए। जो लैब्स है निश्चित रूप से वो सब चीजें इंक्वायरी में आएंगी। कहीं पर भी लापरवाही, नेग्लिजेंस जहां पर भी पाई जाएगी और जिस स्तर पे भी पाई जाएगी उनके खिलाफ एक्शन होगा। यूपी सरकार ने घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। जैसे भी लोग आ रहे हैं। भारत और रूस ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 16 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत में इन समझौतों पर सहमति बनी। भारत करीब 39,000 करोड़ की लागत से रूस से एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच $1 अरब की कमोव हेलीकॉप्टर की भी डील हुई, जिसके तहत भारत को 200 कमोव हेलीकॉप्टर मिलेंगे। यही नहीं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत उसका संयुक्त उत्पादन भारत के ही साथ होगा। साथ ही कुर्णाकुलम परमाणु संयंत्र, ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी समझौते हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर भारत और रूस की सोच एक जैसी है। An old friend is better than 2 new friends. We both affirm the need for zero tolerance in dealing with terrorists and their supporters. गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और चीन में द्विपक्षीय वार्ता हुई। चीन ने आतंकवाद से लड़ने में भारत का साथ देने का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने कहा कि शी जिनपिंग से भारत चीन संबंध और बेहतर करने पर बात हुई। जिनपिंग ने कहा दोनों देशों के बीच मजबूत सुरक्षा संबंध जरूरी है। चीन और भारत के बीच आतंकी मसूद अजहर को लेकर भी चर्चा हुई और उन्हें बताया है कि मौलाना मसूद अजहर का डेजिग्नेशन क्यों
न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो एक बहुत ही जैसे कहते हैं कि एक ऐसा टेररिस्ट है जिसकी पहुंच जो है वो केवल इस रीजन में ही नहीं बल्कि रीजन से बाहर भी है। दोनों नेताओं ने एनएसजी में भारत की एंट्री पर भी चर्चा की। चीन और भारत के बीच अब इस पर अगले दौर की बातचीत होगी। President Xi said that we should strengthen our security dialogue and our partnership. Prime Minister Modi said that both India and China had been victims of terrorism, which was a scourge afflicting the entire region. Prime Minister said that we look forward to working with China to realize India's membership of the NSG. पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के लोगों ने पाक सरकार पर अत्याचार करने और उनके घरों पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। पश्तून भाषा बोलने वाले पाकिस्तान के हजारों लोग अफगानिस्तान के खोस्त में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। हुकूमत थे पे शरीकड़े मिसाल दा पता न कावला चे खेर बोला बैठाक बोला इजरा बोला दार शायद विस्टल मिसाल बमबारी शरीक। पश्तून लोगों का आरोप है कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान ने निर्दोषों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की सेना के अत्याचार से परेशान होकर हजारों पश्तून पलायन कर गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को हिरासत में लेकर आज पुलिस ने पूछताछ की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने 200 करोड़ के हवाला केस में मोइन कुरैशी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ईडी ने कुरैशी को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला था। हालांकि ईडी ने कुरैशी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। मोइन कुरैशी के संबंध हाई प्रोफाइल लोगों से बताए जाते हैं। पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के घर की विजिटिंग डायरी में जी मीडिया ने 90 से ज्यादा बार मोइन कुरैशी के नाम का खुलासा किया था। जम्मू कश्मीर के जखूरा में आतंकी हमले में शहीद हुए एसएसबी के जवान घनश्याम गुर्जर को श्रीनगर में सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। शहीद जवान घनश्याम राजस्थान के दौसा के रहने वाले थे। आतंकवादियों ने कल कैंप से लौट रहे सशस्त्र सीमा बल के काफिले पर फायरिंग की थी। मैं यहाँ पर आई हूँ अपने हमारा जो शहीद है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए और बाकी जवानों को देखने के लिए, और हमारे जितने भी यहाँ जवान हैं हम सब का हौसला इन वारदातों से कम नहीं होता है, ज्यादा ही होता है। हमले में 8 जवान घायल भी हुए थे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी मौके से भाग गए थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किए जस्टिस लोढ़ा पैनल की सभी सिफारिशें मानने से फिर इनकार कर दिया है। आज दिल्ली में बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में तय हुआ कि बोर्ड लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशों को लागू नहीं करेगा। इस बारे में बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद जस्टिस लोढ़ा पैनल नियुक्त किया था, जिसकी सिफारिशों को लागू करने का आदेश भी अदालत ने दिया था। लेकिन बीसीसीआई पैनल की सभी सिफारिशों को लागू करने में आनाकानी कर रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आज डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। वर्ष 1991 में जर्मनी और पोलैंड ने अच्छे पड़ोसी बनने के लिए एक संधि की थी, जिसे ट्रीटी ऑफ गुड नेबरशिप एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन का नाम दिया गया था। और आज भी दोनों देशों की सरकारें हर मुद्दे पर सहमत नहीं होती, लेकिन फिर भी दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में बिना किसी समस्या के रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि विश्लेषण की शुरुआत हमने जर्मनी और पोलैंड के अच्छे रिश्तों वाली सोच से क्यों की है। इसके पीछे का सार यह है कि जब भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। इसलिए अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाए रखना काफी फायदे का सौदा साबित होता है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा इस सोच को लेकर आगे बढ़ा है। हालांकि पाकिस्तान के मामले में ये बात नहीं कही जा सकती। पाकिस्तान ने हमेशा बॉर्डर का इस्तेमाल आतंक को एक्सपोर्ट करने के लिए किया है। पिछले कुछ समय में आपने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखी होंगी। हमने भी आपको घुसपैठ, आतंकवादी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बॉर्डर पर भारत की रक्षा करने वाली दीवार तक हर तरह की रिपोर्ट्स दिखाई हैं। लेकिन आज हम आपके लिए भारत के 2 बॉर्डर्स यानी 2 सीमाओं का डीएनए टेस्ट करेंगे, उनकी तुलना करेंगे। हम आपको बताएंगे कि बॉर्डर की हालत देखकर पड़ोसी देशों की नीयत का पता कैसे चलता है। यह बॉर्डर के जरिए पड़ोसी देश की माइंड रीडिंग करने वाला फॉर्मूला है। आमतौर पर बॉर्डर की बात एयर कंडीशनड स्टूडियोज में बैठकर की जाती है, लेकिन जी न्यूज हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग पर यकीन करता है। इसलिए आज मैं आपको भारत और बांग्लादेश की सीमा पर लेकर चलूंगा और जो तस्वीरें
आज आप देखेंगे, उन्हें देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि भारत के दो पड़ोसियों यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के डीएनए में कितना बड़ा फर्क है। बॉर्डर के जरिए खोटी नियत का पता लगाने वाले इस फॉर्मूले को अब आप समझिए। पश्चिम में भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें से 2,900 किलोमीटर की सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जबकि 740 किलोमीटर की सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के तहत आती है। ये वही इलाके हैं जहां से आए दिन पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की घटनाएं होती रहती हैं, जबकि दूसरी तरफ पूर्व दिशा में भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर की सीमा है, यानी पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा और कहीं बड़ी। भारत और बांग्लादेश के बीच की सरहद समंदर, नदियों और दलदलों के बीच से होकर गुजरती है, लेकिन यहां से भारत की सीमा में आतंकवादियों का घुसपैठ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान की सेना की तरह घुसपैठ करवाने की बीमारी नहीं है। बांग्लादेश की सेना आतंकवाद के खिलाफ भारत के जवानों के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग करती है, यानी बांग्लादेश की नीयत की वजह से भारत और बांग्लादेश बॉर्डर लाइन ऑफ फ्रेंडशिप बन जाता है, जबकि पाकिस्तान की बुरी नीयत की वजह से भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। हमने आपको भारत और पाकिस्तान की सीमा से भी रिपोर्टिंग दिखाई है, जहां हमारी टीम ने यह बात महसूस की कि अगर पड़ोसी की नीयत अच्छी हो तो LOC को लाइन ऑफ फ्रेंडशिप भी बनाया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान की बात ना करके आज हम आपको उस लाइन ऑफ फ्रेंडशिप के सफर पर लेकर चलेंगे, जहां भारत और बांग्लादेश ने सरहदों को आपसी सहयोग और भाईचारे का जीता जागता उदाहरण बना दिया है। ये वो बॉर्डर है जहां से भारत में आतंकवादियों की सप्लाई नहीं होती, बल्कि आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाते हैं। ये रिपोर्टिंग आज आपकी आंखें खोल देगी। भारत के दो पड़ोसी, एक की नीयत में दुश्मनी, दूसरे की नीयत में दोस्ती। भारत और पाकिस्तान की सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर मौजूद है एक ऐसी सीमा जहां की सरहद समंदर, नदियों और दलदलों के बीच से गुजरती है। लेकिन आतंकवादियों की मजाल नहीं है कि इस सीमा से भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर भी देख लें, क्योंकि बांग्लादेश की नीयत दोस्तों वाली है और सरहद के उस पार तैनात बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी BGB घुसपैठियों को मार भगाने के लिए खड़े हैं, न कि भारत में घुसपैठियों की सप्लाई करने के लिए। पूरब में भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुश्किल है। बावजूद इसके बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए भारत के साथ खड़ा है, जबकि पाकिस्तान घुसपैठ वाली बीमारी से पीड़ित है। इसलिए आज आपको पूर्व और पश्चिम का अंतर समझना जरूरी है। इसके लिए हम आपको पूर्व की सरहद के दोनों तरफ लेकर चलेंगे, ताकि आप समझ सकें कि अगर नीयत साफ हो तो किसी आतंकवादी के लिए घुसपैठ करना नामुमकिन है। इस रिपोर्ट से आपको पाकिस्तान के झूठ और बहानेबाजी को समझने में भी आसानी होगी। सुंदरबन लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वो इलाका है जिसका 4,110 किलोमीटर हिस्सा भारत में है और बाकी बांग्लादेश में। यहाँ भारत और बांग्लादेश में बहने वाली कई नदियाँ, नहरें और क्रीक्स जिनकी चौड़ाई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक है। सुंदरबन समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ चौकसी रखना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा जरूरी भी है। यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF सरहद की निगरानी के लिए कुछ ऐसा करती है जो अपने आप में अनोखा है। फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट यानी तैरती हुई चौकी एक छोटा सा जहाज होती है जिसे कहीं भी लंगर डालकर खड़ा किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कहीं और भी ले जाया जा सकता है। इसमें सुरक्षा कर्मियों के लंबे समय तक रहने की व्यवस्था होती है और वो इसमें रखी स्पीड बोट्स के जरिए इलाके पर नजर रखते हैं और गश्त लगाते हैं। तकरीबन एक बार अगर ये जाती है
इसकी पानी की कैपेसिटी तकरीबन 60,000 की है और फ्यूल और पेट्रोल तकरीबन 1 महीने के लिए काम चल जाता है। इनका जो मैन पावर का स्ट्रेंथ का है 38 का ऑथराइजेशन है, जिसमें तकरीबन 18 टेक्निकल स्टाफ है जो कि ये शिप की मेंटेनेंस और क्रू स्टाफ है, और 20 आदमी इसमें जनरल ड्यूटी जो ऑपरेशनल ड्यूटी करते हैं। यहाँ सुंदरवन में तो बाघ बहुत होते हैं, कहते हैं नाव के ऊपर से खींच ले जाते हैं। आप लोगों को बाघ परेशान नहीं करते? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ हम तैनात है, इस इलाके में बहुत कम जो वाइल्ड लाइफ है, लेकिन जो कोर एरिया है, जो अंदर जो क्रीक्स, छोटे छोटे क्रीक्स है, जहाँ पर हमारी स्पीड बोट्स जाती है, जहाँ पर हम फॉरेस्ट के साथ जॉइंट पेट्रोल्स करते हैं, वहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। सुंदरबन के घने जंगल दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन यहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों को आसपास की खूबसूरती देखने का मौका कम ही मिलता है, क्योंकि उन्हें हर वक्त आतंकी खतरे से निपटने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। बड़ा केयरफुल है। नजर समुद्र से लेकर छोटी से छोटी क्रीक्स पर भी रखनी जरूरी है। ये क्रीक्स सुंदरबन में काफी अंदर तक जाती हैं और इनका जाल उस दलदली इलाके में भी फैला हुआ है जहां बाघों की बड़ी तादाद रहती है। आपको बता दें कि क्रीक्स समुद्र से जमीन की तरफ आने वाली एक तरह की प्राकृतिक नहरें होती हैं। बांग्लादेश में आईएसआई का जबरदस्त नेटवर्क है और वो जिहादी गुंडों को बड़े पैमाने पर ट्रेन कर रही है। यानी बांग्लादेश से भारत में इस्लामिक आतंकवाद की घुसपैठ का बहुत बड़ा खतरा है, खास तौर पर तब जबकि सरहद का बड़ा हिस्सा खुला हुआ हो। मेन अंतर यही है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो थिकली पॉपुलेटेड है ये एरिया। जैसे कि पंजाब में फेंसिंग के आगे कोई किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है और कोई घर नहीं है, कोई सिविलियन वहाँ रहते नहीं है। यहाँ पर फेंसिंग के आगे भी लोग रह रहे हैं, तो उसकी वजह से चैलेंज यहाँ पर कुछ बढ़ जाता है। सामने चुनौतियों का समंदर है, लेकिन अब तक ये इलाका आतंकवादियों की गतिविधियों से महफूज है। क्या इसकी वजह केवल भारतीय इलाके में बीएसएफ की चौकसी है या पड़ोसी की नेक नियत भी इसमें मददगार है? इस बात का जवाब आपको सरहद के दूसरी तरफ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल बॉर्डर चेक पॉइंट से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद से ही पता लगने लगता है कि अगर सहयोग और मित्रता हो तो आतंकवाद से मुकाबला करना मुमकिन है। यहाँ सरहद ने घरों, गांवों, खेतों, नदियों सबको बांटा है, लेकिन इस बंटवारे के बाद भी सुरक्षा को लेकर चिंता दोनों तरफ साझी है। इसका नतीजा उस वक्त नजर आता है जब दोनों देशों के बीच आधी आधी बटी नदी की हिफाजत बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी साथ साथ करते हैं। भारत के दोस्त बांग्लादेश की दोस्ती वाली पेट्रोलिंग की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस सीरीज की अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जब पड़ोसी का दिल साफ सुथरा हो और उसके मन में कोई चोर न छिपा हो तो सीमा की रखवाली कैसे की जाती है। इच्छामती नदी में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बीएसएफ साथ में पेट्रोलिंग कर रही है। इस सीमा पर इंटरनेशनल बॉर्डर इस नदी के ठीक बीच से गुजरता है। इस सीमा पर कोई फेंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ गश्त हालांकि होती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ इन्फिल्ट्रेशन वगैरह की कोई घटनाएं नहीं है। अगर नीयत साफ हो, पड़ोसी अच्छे दिल का हो, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। हालांकि फिर भी यहाँ चौकसी लगातार रखी जाती है। अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि एक महीने में अमूमन 115 बार ऐसी जॉइंट पेट्रोलिंग होती है, 65 बार दिन में और बाकी टाइम रात में, ताकि कहीं कोई गलती ना हो और यहाँ से किसी किस्म की आपराधिक गतिविधि या कोई आतंकवादी भारत में दाखिल होकर कोई बड़ा कांड न कर सके। कैमरामैन तेज सिंह के साथ कृष्णमोहन मिश्रा, इच्छामती नदी, भारत बांग्लादेश बॉर्डर। यहाँ पर आपको भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी होनी चाहिए। जो बातें अब मैं आपको बताऊंगा उन्हें जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत के प्रति बांग्लादेश और पाकिस्तान की नीयत में जमीन आसमान का अंतर क्यों और कैसे है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी का नहीं है, दोनों देशों के बीच संस्कृति का एक पुल बना हुआ है। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर को
धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला दोनों को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ये दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता कि दो देशों के राष्ट्रीय गान किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए हों। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ढाका में रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों पर पाबंदी लगा दी थी और इस प्रतिबंध ने बांग्लादेश में हुए आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया था। बांग्लादेश अपनी भौगोलिक सीमा की वजह से एक छोटा देश हो सकता है, लेकिन उसकी सामरिक स्थिति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए हमें 1947 के समय में जाना पड़ेगा, जब बंटवारा हो चुका था और मोहम्मद अली जिन्ना पूरे पाकिस्तान में दौरा करके ये बता रहे थे कि राष्ट्रभाषा उर्दू होनी चाहिए, यानी पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू होनी चाहिए, जबकि ऐसे दावे भी किए जाते थे कि खुद जिन्ना को उर्दू नहीं आती थी और वो खुद भी अंग्रेजी में ही भाषण दिया करते थे। जब वो पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के शहर ढाका में पहुंचे तो वहां उनकी इस दलील की काफी आलोचना हुई। उस वक्त बांग्लादेश के लोगों ने कहा था कि उनकी भाषा बांग्ला है और बांग्ला ही रहेगी। पाकिस्तान से अलग होने के बाद उसी समय ये दिखने लगा था, क्योंकि तभी से पूर्वी पाकिस्तान में भाषा का आंदोलन शुरू हो गया था। वर्ष 1971 आते आते यही आंदोलन मुक्ति संग्राम बन गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों को कुचलने के लिए हर हथियार, हर ताकत का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के इस दमन में लाखों बांग्लादेशी मारे गए और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए भारत आ गए। इसके बाद भी बांग्लादेश के लोगों की आवाज दबी नहीं। उन्होंने मुक्ति वाहिनी का गठन किया और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इसका बदला लेने के लिए भारत पर हमला कर दिया। 2 हफ्ते तक चले इस युद्ध में मुक्ति वाहिनी यानी विद्रोहियों और मित्र वाहिनी यानी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से हराया। युद्ध के अंत में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए, जिसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले ही हमने डीएनए में आपको दिखाई थी। और इसी के साथ बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया। इस लिहाज से दुनिया में बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ, क्योंकि वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उसकी पहचान से जुड़े 2 मसले थे, पहला धर्म और दूसरा भाषा। यह मुस्लिम बाहुल देश तो है, मगर इस्लामिक देश नहीं है। बांग्लादेश की भाषा बांग्ला है, उर्दू नहीं, और यहाँ एथनिक आइडेंटिटी को महत्व दिया गया। बांग्ला में इसे जातीय सत्ता कहते हैं, यानी धर्म से आगे भाषा रही और बांग्ला संस्कृति की आखिरकार जीत हुई। बांग्लादेश के गठन के बाद भारत पहला ऐसा देश था जिसने उसे एक आजाद देश की मान्यता दी थी और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व दिशा में मौजूद देशों के साथ मित्रता की नीति के लिए भी बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की वजह से आज एक पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहा है। यानी बांग्लादेश का डीएनए एक दोस्त वाला डीएनए है, जबकि पाकिस्तान के डीएनए में आतंक और बारूद की मात्रा खतरे के निशान से ऊपर है।